बिहार का नाम आते ही दिमाग में दो चीजें घूमती है, स्कैम और सियासत, जहां सड़क से लेकर है ना पुल तक सब कुछ चोरी हो जाता है। 10 दिनों के भीतर मोबाइल टावर की चोरी का एक दूसरा मामला सामने आया है। बिहार में चोरों ने रातों रात एक तालाब चोरी कर लिया। तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। चोरों ने एक 60 फीट लंबा पुल दिन दहाड़े चोरी कर लिया। चोर 2 किलोमीटर तक रेलवे पट्टी भी उखाड़ ले। पर इस बार कहानी अलग है। 2025 के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये चुनाव है ना पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। इतिहास गवाह है, हर बड़ा आंदोलन किसी ना किसी रूप से ना बिहार से जुड़ा हुआ है। जेपी आंदोलन जिसने 1977 में है ना इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। मंडल आयोग जिसने सोशल जस्टिस की राजनीति को जन्म दिया था। लालू यादव जिन्होंने दिखाया कि जंगल राज क्या होता है। नीतीश कुमार जिन्होंने दिखाया कि हर बार पार्टी बदलकर भी सत्ता में कैसे रहा जा सकता है। बिहार कोई साधारण राज्य नहीं है, ये भारत की पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव याद है ना, बीजेपी का नारा था अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। नतीजे आए तो पार्टी रुक गई मात्र 240 सीटों पर। क्यों? क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन की जो नींव है ना वह रखी गई थी। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का एकजुट होना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी थी। और अब 2025 के जो बिहार चुनाव है ना वो केंद्र की राजनीति को है ना सबसे बड़ा झटका दे सकते हैं। क्योंकि अगर इस बार बिहार एनडीए के हाथ से फिसल गया ना तो दिल्ली की सत्ता का समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। सोचिए अभी एनडीए के पास जो बिहार में है ना 125 सीटें, सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें, मतलब खेल है ना सिर्फ 4 सीटों पे ही रुका हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की, एसआईआर प्रोसेस यानी कि स्पेशल इंटेंशन रिवीजन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो पुराने वोटर रजिस्टर में फर्जी नाम थे इसलिए सफाई जरूरी थी। पर विपक्षी दलों का दावा है कि 52 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए और जोड़े गए सिर्फ 21 लाख नाम ही नए वोटर। कई जगह पर हटाए गए नाम है ना 2024 की जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है। मतलब पूरा नतीजा है ना वो उलट सकता है। प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी इस बार पूरी तरीके से मैदान में है और वो जात पात पर नहीं है, काम की बात पर। और उनके उम्मीदवारों की लिस्ट में खुद प्रशांत किशोर का नाम ही नहीं है। क्या ये किसी बड़े सरप्राइज की तैयारी है? इधर बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीटों का जो झगड़ा है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। एलजेपी चाहती है 40 सीटें पर बीजेपी तैयार है सिर्फ 25 सीटें देने को। और इसी बीच एनडीए के अंदर का जो तनाव है ना वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर नीतीश कुमार हारते हैं तो उन्हें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ेगा और उसी पर वो अपने 12 सांसदों का जो केंद्र में समर्थन दे रखा है ना वापस ले लेंगे। अब जरा केंद्र का हिसाब देखिए, एनडीए के पास है 293 सीटें और बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। बीजेपी के पास अकेले सिर्फ 240 सीटें ही है। अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन हटाते हैं तो सीटें रह जाएगी 281। मतलब मामला टिका हुआ है 9 सीटों पर। मतलब मोदी सरकार का जो बहुमत है ना वो डगमगा जाएगा। अब मैं आपको कांग्रेस की है ना 2 ऐसी चालें बताने वाला हूं जिससे है ना नरेंद्र मोदी अपना प्रधानमंत्री पद है ना वो गवा सकते हैं। अब बीजेपी के 281 सीटों के गणित को समझिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है ना उन्होंने सेंटर में एनडीए को 16 सीटों का समर्थन दे रखा है। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने भी है ना बीजेपी को 7 सीटों का समर्थन सेंटर में दे रखा है। चिराग पासवान ने भी बीजेपी को 5 सीटों का समर्थन दे रखा है। अब अगर कांग्रेस है ना चंद्रबाबू नायडू को या तो गृह मंत्रालय दे या प्रधानमंत्री बनने की पेशकश करेगी ना तो वह अपना बीजेपी से समर्थन हटा लेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे को भी सेंटर में 4 बड़े मंत्रालय में से कोई एक मंत्रालय देने का वादा करेगी ना तो वह भी अपना बीजेपी से समर्थन हटा लेंगे। वहीं चिराग पासवान बिहार में बीजेपी के साथ चुनाव भी नहीं लड़ रहे तो इसका कांग्रेस फायदा उठाएगी और चिराग पासवान को भी सेंटर में 4 बड़े मंत्रालय में से कोई एक मंत्रालय देने का वादा करेगी तो वह भी अपना समर्थन बीजेपी से हटा लेंगे। इस हालात में बीजेपी है ना सत्ता से बाहर हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी को है ना 272 सीटों की जरूरत है और उनके पास बच जाएगी 253 सीटें। क्योंकि अगर बीजेपी एक बार बिहार में अपनी पकड़ खो देगी ना तो उसे है ना सेंट्रल से भी हाथ धोना पड़ेगा। पर राजनीति के इस गणित को समझने के लिए आपको एक बार इतिहास के है ना
पन्ने पलटने पड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस को हराकर 1977 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, पर सरकार में गृह मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद है ना 1977 में ही शुरू हो गए थे। नतीजा ये निकला कि 1978 में है ना चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, परंतु कुछ ही दिनों के बाद में मोरारजी देसाई ने है ना वापस चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल में इंक्लूड किया और देश का उप प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन मतभेद है ना वो खत्म नहीं हुए। 1979 के मानसून सत्र में चौधरी चरण सिंह ने बगावत करके जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, क्योंकि मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के पास केवल 227 सीटें ही बची थी। बाकी कांग्रेस के पास थी 189 सीटें और चौधरी चरण सिंह के पास 48 सीटों का समर्थन था। ऐसे में कांग्रेस किसी भी हालत में है ना मोरारजी देसाई यानी कि जनता पार्टी को वापस से प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती थी, तो कांग्रेस ने है ना 48 सीटों वाले चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया और चौधरी चरण सिंह भारत देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या इस बार भी बिहार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराने वाला है? एक बात तय है, 2025 का बिहार चुनाव है ना सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुनेगा बल्कि देश के भविष्य की दिशा भी तय करेगा, क्योंकि अब बिहार में जो जीतेगा ना वही तय करेगा कि 2029 में दिल्ली पर कौन राज करने वाला है।